वेलकम टू माय शो। लंबे समय पहले जब जीवन यात्रा शुरू की थी तो क्या सोचा था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा, इतना बड़ा आदमी बनूंगा? सोच संस्कृति के लिए बचपन से रही, क्योंकि हमारा जो परिवेश, हमारे जो संस्कार हैं इस तरह से रहे कि जहाँ थोड़ा संस्कृति का या एक तरह से पूजा पाठ करने वाली एक प्रवृत्ति रही। तो बचपन में ही एक इतनी तो रुचि थी कि मुझे इन शास्त्रों को जो पढ़ा जाता है उनको समझना है, या जैसे घर में आते थे पूजा कराने के लिए या जब वो मंत्रों का उच्चारण करते थे जो विद्वान वगैरह पंडित वगैरह, तो मुझे भी कुछ ऐसे ही बन करके दिखाना है। इतनी ही सोच थी सबसे पहले। तो उस सोच ने हमको गुरुकुल पहुंचाया। गुरुकुल ने हमें संस्कृति के साथ में, शास्त्र के साथ में, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रेम और अपनी मूल्य परंपरा, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, शहीद हैं, महापुरुष हैं, वीर हैं, ये सब जो जीवन के लिए जो हमारे एक तरह से कहें कि जो सात्विक सहयोगी तत्व हैं उनके प्रति हमें प्रेरित किया। उसका परिणाम रहा हम समाज में उतरे। तब भी नहीं सोचा था हम क्या करेंगे, फिर हम प्रवृत्त होते रहे। तो समाज की स्वीकार्यता या आवश्यकता कहिए और अपना निरंतर पुरुषार्थ और हमारे एक संयोजन श्रद्धेय स्वामी जी का और हमारा जो एक आपस का जो तालमेल था, उसने मिल करके आज आपके सामने जिस भी रूप में हम हैं, हमारे संवेदनाओं को, भावनाओं को लोग कितना समझ पाते मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिन स्वप्न और संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़े थे उसमें हमने कहीं किसी तरह से कोई समझौता नहीं किया। ताकि बेसिक एजुकेशन कहाँ हुई, क्या हुई? हमारा जो मूलतः यदि शिक्षा का जो बड़ा पार्ट है वह गुरुकुलीय परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में हमने शास्त्रों को पढ़ा। शास्त्रों में संस्कृत व्याकरण से लेकर के उपनिषद, दर्शन, वेदों से लेकर के आयुर्वेद का ज्ञान हमने गुरु परंपरा से, जो प्राचीन हमारी जो परंपरा रही, विधा रही, तो गुरुओं के सानिध्य में रह करके हमने पाया। तो आयुर्वेद की दिलचस्पी कब बनी, कैसे क्या हुआ? आयुर्वेद की दिलचस्पी की भी बड़ी दिलचस्प वाली कहानी है कि जब हम व्याकरण को, शास्त्रों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में थे, वहाँ पर एक बहुत उद्भट विद्वान, आयुर्वेद जगत के माने हुए विद्वान थे। उनकी एक ख्याति थी जो औषधि आयुर्वेदीय, विशेष कर करके जो भस्म है, जो भस्मों के साथ में जो बाकी जो दवाइयाँ बनाने की जो दक्षता थी उनमें बहुत प्रवीण थे। तो मुझे रुचि होती थी, तो कभी कभी जा कर के हम उनके पास बैठते थे। तो करते करते ऐसी रुचि जगी कि फिर हम उस पर ही रच बस गए। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड की हर जड़ी बूटी, पहाड़ के हर जड़ी बूटी पे आपका अधिकार है, आपको जानकारी है। तो ये कैसे हुआ? ऐसा तो हम दावा नहीं कर सकते हैं, परंतु एक विचित्र बात चंद्रा साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे मनुष्य के नाम याद नहीं रहते हैं, चीजें विस्मृत हो जाती हैं, परंतु जिस पहाड़ी पर आप चढ़ा दोगे, जिन पेड़ पौधों को मैं देख लूंगा, मैं आपको कितने वर्ष के बाद में, आप एक दिन में 10 पहाड़ियां चढ़ा दो, मुझे उन 10 पहाड़ियों के पेड़ पौधों के कौन सा पौधा किधर था, कहाँ मिला था, कुछ आकृतियों के आधार पर, कुछ नामों के आधार पर मैं ये बता सकता हूँ आपको कि हाँ, वहाँ पर इस तरह का पौधा या इस नाम का पौधा उपलब्ध होता है। तो क्या लगता है ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए भेजा है यहाँ? कभी कभी ऐसा लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है और मैं ऐसा मानता भी हूँ कि जो हम जितने भी लोग संसार में हैं, आपने देखा होगा कई बार कई लोग कई सारे कार्यों के लिए प्रयास करते हैं, परंतु नियति की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम वहीं पहुँचते हैं जहाँ हमको पहुँचना होता है। तो इसलिए हमारी जो सोच है, स्पष्ट हमारी मान्यता है कि आदमी को पुरुषार्थ में कभी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। शॉर्टकट कोई रास्ता होता नहीं है। तो दीर्घकालिक आप धैर्य के साथ में आप चले तो जहाँ पहुँचाना होगा फिर भगवान आपको जरूर पहुँचाता है। तो बाबा रामदेव से मिलना कब हुआ, पहली मुलाकात कब हुई? पूज्य स्वामी जी के साथ जो हमारी मुलाकात है, मुझे लगता है कि लगभग अभी हमारी मुलाकात को हो गए हैं 35-36 वर्ष हो चुके हैं और हम बहुत बाल्यकाल के मित्र हैं। मैं अभी देख रहा था कहीं से एक, हालांकि हम लोगों ने जब गुरुकुल में थे तो 2 बार सामूहिक रूप से फ़ोटो खींचा था हमने। तो एक बार एक स्टूडियो में हमने कई सारे फ़ोटो खींचे थे। तो अभी कुछ दिन पहले हमारा एक फ़ोटो हमको और मिल गया
वो मेरे पास भी नहीं था, किसी के पास रहा होगा। तो अभी देखते हैं तो ऐसा लगता है, वो 30-35 साल पहले के जब फोटो को देखते हैं तो बड़ा लगता है एक ज़माना बीत गया। पर भगवान की कृपा ऐसी रही कि हमारी मैत्री में, ऐसा नहीं कहूँगा कि उस मित्रता को, क्योंकि मैत्री बनती है आपस के विचारों और संस्कारों से, मैत्री टूटती है अलग तरह के जो तत्व होते हैं उन तत्वों के प्रवेश होने से। चाहे वो मित्रता हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो भाई भाई हो, बहन बहन हो, जो भी हो। हमने तो ऐसा अनुभव किया है कि होती है आत्मीयता आपस के विचारों से, उनमें दरारें आती हैं और किसी के कारण से। तो हमने उस कारण को प्रविष्ट नहीं होने दिया, इसलिए भगवान की दया से आज भी हमारी मैत्री उतनी ही नहीं, उससे ज़्यादा है। क्योंकि सज्जनों की मैत्री के लिए नीति शास्त्रों में कहा गया है कि उस सूर्य का पूर्वार्ध होता है, यानी समय के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता है, और दुर्जनों की मैत्री सूर्य का उत्तरार्ध होता है, समय के साथ वो घटना शुरू होता है। तो यह पूर्वार्ध निरंतरता के साथ है, और हमको लगता है इस जन्म में हम इसी रूप में ही जो भी बन पाया हम सेवा को करते रहेंगे। तो बाबा से रिश्ता क्या, भाई का या बिजनेस पार्टनर? देखिए, बिजनेस पार्टनर तो हम बिजनेस करते ही नहीं है, अभी भी नहीं करते हैं। ना स्वामी जी को बिजनेस से लेना देना, ना मुझे लेना देना। यदि बिजनेस से है तो जो एक तरह से देखिए, व्यापार हमारा लक्ष्य नहीं, व्यापार हमारे लिए साधन है। एक दूसरी बात, जो रिश्ता है, जब गुरुकुल में पढ़ता था तो भी मैं उनको भ्राता जी बोलता था। अब मैं पूज्य भ्राता जी को पूज्य स्वामी जी या महाराज जी बोलता हूँ, या भ्राता जी भी बोलता हूँ। मेरा वह रिश्ता अटूट था और अटूट है, अटूट रहेगा। बाकी जो कार्यगत जो व्यवस्था है वो हमारी व्यवस्था है, हमारा संबंध और रिश्ता नहीं है। हमारे बीच में कोई भी बंटवारा नहीं है, किसी भी तरह से कोई विभेद नहीं है। तो इसीलिए, और जहाँ तक जैसे आपने एक चीज़ थोड़ा छेड़ दिया, मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, मैं आपके लिए भी, मान लीजिए अब हम हैं, यदि आप कहें कि आचार्य जी आपको जीवन निर्वहन के लिए कितना साधन चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझको देखते हुए आपको कितना लगता है कि मुझे जीवन जीने के लिए मुझे कोई रईसी का प्रदर्शन करना नहीं, बीवी बच्चों को ब्याहना नहीं, और दुनियादारी में कहीं हमको वो ठाठ बाट के जो है वो करने नहीं। तो आप बताइए कि मुझे यदि व्यक्तिगत रूप से जीवन जीने के लिए जो चाहिए, जिसको धन या अर्थ कहते हैं, कितना खर्च कर लूँगा? मान लीजिए मेरी जो आवश्यकता है वो तो बहुत कम है, पर उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके भी आप कहें तो मैं कहता हूँ कि मुझे जीने के लिए महीने में 10 लाख रुपए भी मान लो, साल का 1 करोड़ रुपया हो गया, तो मेरे को अभी लगभग मैं 50 पार हो चुका हूँ। 80 का मान लो, 30 साल के लिए 30 करोड़ चाहिए, 30 को डबल कर दो 60 हो जाएगा, 60 को डबल कर दो 100 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ की यदि मैं FD कर दूँ, क्या मैं इस जन्म में उससे ज़्यादा व्यक्तिगत जीवन के लिए खर्च कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकते। फिर भी हम काम क्यों कर रहे? जब हमको खर्चा ही नहीं करना है, अपने लिए प्रयोग ही नहीं करना है। श्रद्धेय स्वामी जी सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक लगे रहते हैं निरंतरता के साथ। वो ठीक है कि हम यदि कहें कि ये हम क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पतंजलि ने स्वदेशी के प्रति सम्मान करना सिखाया देशवासियों को। गुरुकुल में हम पढ़ते थे, हमें याद है आज भी, हमको इन कपड़ों को धोने के लिए हमें साबुन की ज़रूरत होती थी। तो हमको कभी कभी हम जनरली हम टूथपेस्ट नहीं करते थे, हम दातुन करते थे। तो जो साबुन है, तेल है सर पे लगाने वगैरह के लिए, तो 3-4 आइटमों की ज़रूरत होती थी। तो भी हमारी एक राष्ट्रवाद की एक अवधारणा हमने सीखा गुरुकुल में कि स्वदेशी होना चाहिए, राष्ट्रवादी बनना चाहिए, संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले बनना चाहिए। जब पढ़ा तो हमको सामानों की लिस्ट में ढूंढना पड़ता था कि ज़रा कपड़े धोना है, नहाना है, तो कौन सा साबुन विदेशी है, कौन सा साबुन स्वदेशी है, तब मिलता नहीं था। फिर साबुन कपड़ा धोने के लिए भी हमको, क्योंकि वो रीन से थोड़ा ज़्यादा साफ़ हो जाता था, बाकी से कम होता था, तो फिर भी हम 2 भाई साबुन, 4 भाई साबुन, कैंची साबुन, ऐसे ऐसे साबुनों के नाम होते थे। मुझे याद है आज भी, वो गोल गोल बड़े बड़े सफ़ेद सफ़ेद इतने मोटे मोटे डल्ले आते थे, उनको ला करके हम कपड़े धोते थे। हमने कहा कपड़ा भले ही न चमके, पर जीवन में स्वदेशी की चमक कम नहीं होनी चाहिए। ये संकल्प हमने गुरुकुल से लिया, और वहीं उसी के लिए आज श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से स्वदेशी के लिए आज चाहे कितनी भी कंपनियां खड़ी हुई हों, पर पर्याय के रूप में, अग्रणी भूमिका के रूप में पतंजलि है और पतंजलि ही रहेगा। क्योंकि इतिहास हमेशा
साक्षी होता साक्षी है। होता है। दूसरी बात, पतंजलि के कारण से जो लोग पतंजलि का सामान यूज भी नहीं करते हों, उनको भी पतंजलि ने बहुत लाभ पहुंचाया है। पतंजलि के प्रति उनको भी उपकृत, उनका उपकार मानना होगा। आप कहेंगे कि कैसे मानना होगा? सारे विदेशी कंपनियों के, मुझे याद है एलोवेरा जूस जब हमने शुरू किया था, उससे पहले 1300 रुपये लीटर एलोवेरा जूस बिकता था। आज उन्हीं कंपनियों का जूस 200 रुपये में आ गया। हमने 150 शुरू करी थी, हमको नहीं पड़ता खाए तो हमको 200 करना पड़ा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह जो डेली दैनंदिन जीवन में आप जो प्रयोग करते हैं, उनके आप मूल्यों को आप देखिए, पहले कितने मूल्य में बेचते थे। अब जबकि महंगाइयाँ बढ़ने के बाद में भी उन लोगों ने उन सामान के, उन आइटमों के रेट कम किए हैं, एक के साथ एक फ्री किया है। तो भाई, पतंजलि होने से तुम्हारे परिवार की बचत, तुम्हारे परिवार की रक्षा, तुम्हारे परिवार के लिए क्वालिटी भी, तुम्हारे परिवार के लिए हर्बल भी, आयुर्वेद के कारण से आज हर्बल युक्त, जड़ी बूटी युक्त लोगों को करना पड़ रहा है। उनको जड़ी बूटियों से और हर्बल से कोई प्रेम नहीं है। उनको प्रेम है कि पतंजलि ने जड़ी बूटी के नाम से, जड़ी बूटी के कारण से, आयुर्वेद के कारण से अपनी जगह बनाई है, तो उस जगह में घुसने के लिए जड़ी बूटी को लेकर के आ रहे हैं। तो इससे तो किसानों को भी लाभ हो रहा है। जड़ी बूटियाँ तो खेतों में उगती हैं, जड़ी बूटियाँ तो जंगलों में उगती हैं। तो हमारे आदिवासी जनजाति, जो हमारे किसान, जो गरीब मजदूर, उनको, क्योंकि एक एलोपैथिक दवाई की कंपनी बढ़ती है, उससे एक किसान को भी लाभ नहीं होता, क्योंकि केमिकल तो खेतों में नहीं उगाया जाता है। पर आयुर्वेद यदि बाजार में बढ़ता है, तो आयुर्वेद तो मैं फैक्ट्री में नहीं बना सकता, मैं दवाई बना सकता हूँ, जड़ी बूटी तो नहीं बना सकता। तो यह हमको सबको समझना होगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्रवृत्ति और प्रकृति है, वह वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की है। वो सिर्फ स्वयं समृद्धि में जी करके बाकी को असमृद्धि में रखने की हमारी संस्कृति नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा जो संबंध है, हमारे लिए आज मैं आपको, जिसमें आप बैठे हैं, ये हमारा रिसर्च सेंटर है। हमने इसको बनाने में लगभग 150 से 200 करोड़ रुपया खर्च किया, पर 1 रुपया भी हमने किसी से नहीं लिया, सरकार ने नहीं दिया हमको। इसको रनिंग एक्सपेंसेस जो हमारा लगभग मान करके चलिए 6 करोड़ रुपए लगभग महीने का रनिंग खर्चा है। तो 60-70 करोड़ रुपया हम साल का खर्च करते हैं। इसमें से इनकम आप देखेंगे, डायरेक्ट आपको इनकम क्या है, तो ठीक है, यहाँ से रिसर्च होकर के कुछ दवाइयाँ तो बनती हैं, पर उस इनकम से ये नहीं चल सकता। फिर कैसे चल रहा है? यदि हम पतंजलि आयुर्वेद में बाकी कारणों से, जो साधनों से हमें जो पैसा आता है, आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हमारे पास बायोसेफ्टी लेवल का 3 लेवल का रिसर्च लैब है, हमारे पास 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, हमारे पास वर्ल्ड के टॉप लेवल की फैसिलिटीज़ हैं। डंके की चोट पर हम कहते हैं, पर इसके साथ में हम ये भी कहते हैं, इसको खड़ा करने का सामर्थ्य लोगों के भरोसे ने हमें दिया है। लोग यदि हमें नहीं मानते, लोग हमारे पदार्थों को जो है स्वीकार नहीं करते, तो फिर हम कैसे खड़ा कर पाते? नहीं खड़ा कर पाते। तो इसीलिए लोगों का धन्यवाद है, जो लोग हमसे जुड़े हो उनका धन्यवाद है। बाकी लोगों का तो ठीक है, उनका काम है, वो कर रहे हैं, हम अपने काम कर रहे हैं। 2013 में आपका 5000 करोड़ का टर्नओवर था, आज 55,000 करोड़ टर्नओवर है जी। तो अब अगले 5 साल जो है ना, क्या एजेंडा है पता नहीं। देखिए, टर्नओवर को लेकर के मेरी कोई भी सोच रही नहीं। सच बात तो ये है, ऑटोमेटिक मेरा काम यह है कि बेहतरीन जो करो, बेहतरीन करो। श्रद्धेय स्वामी जी ने जो कहा है उसको बेहतरीन करो। कि स्वामी जी कहते हैं तो आपको ये करना है, ठीक है, मैं हिसाब लगाता नहीं, मुझे पता भी नहीं। आज आप पूछोगे कि कितनी बिक्री, कितनी सेल, मैं देखता भी नहीं हूँ। शायद पूज्य स्वामी जी आपको बता भी पाएँ, पर मैं नहीं बता सकता, बता ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। तो मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ कार्य करना। और जीवन का एक मंत्र है, स्वयं क्रतुना संवदेत। ये वेद में भगवान कहते हैं कि अपने कर्म से बोलो। तो आजकल के जो लोगों की ब्रांडिंग प्रमोशन क्या शब्दों से करते हैं। तो जो शब्दों से करने वाले होते हैं, वो शब्द की ध्वनि की तरह से जल्दी अदृश्य भी हो जाते हैं, पर जो कर्मों से करते हैं वो चले जाते हैं। कर्म की छाप तब भी अमिट रहती है। ये हमारी सोच है। ब्रांडिंग की बात आप कर रहे थे, पहले बाबा के नाम पे ब्रांडिंग होती थी, फिल्म स्टार के नाम पे ब्रांडिंग हो रही है, तो क्या वो बेहतर है? कोई चलेगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना मैं आपको बताता हूँ। जिस समय पर लोगों ने कहा कि बाबा की ब्रांडिंग से ब्रांड नहीं खड़ा हो सकता, बहुतों ने कहा, तो हमने एक उदाहरण करके दिखा दिया। अब आप कहते हैं कि कुछ जगह पर लोगों को क्यों ले लिया? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि
वो भी जुड़ करके समझें। तो वो ऐसा नहीं कि देखिए, जब तक पतंजलि है, हम तो देखिए हमारी आयु सीमित है। सदैव स्वामी जी 100 साल लगभग मनुष्य की आयु मानी गई है। खेस्तान के 100 उसके आसपास 80 के बाद कभी भी समझ लो आप, वो बुलावा आएगा, हमको जाना होगा। परंतु पतंजलि की आयु 100 साल नहीं है, उसकी तो कई 100 साल है। पर पतंजलि को जाना जाएगा तो सदैव स्वामी जी के कारण से ही जाना जाएगा। वो हमेशा रहेगा, वो ब्रांड भी रहेगा, वो नाम भी रहेगा, तो इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगले 5 साल क्या एजेंडा है, कोई माइंड में सोचा? अगले 5 साल के लिए आप मुझसे पूछते हैं तो मैं यही जानता हूं कि मेरा जो रिसर्च का कार्य है, एक लेवल तक हम पहुंचा चुके हैं। 5 साल के अंदर हमें आयुर्वेद को दुनिया के अंदर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सिस्टम में प्रामाणिकता के साथ में स्थापित करना, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। उसके लिए कितना भी हमको साइंटिस्टों को लगाना पड़े, कितना भी रिसर्च करना पड़े, कितनी भी ताकत लगानी पड़े, मैं पूरी तरह से केंद्रित होकर के एक ही कार्य के ऊपर फोकस्ड हूँ। और हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर हमें बहुत गर्व है, जो हमारी जो टीम है पूरा रात दिन करके काम कर रही है, तो हम उस कार्य के लिए लगे हुए हैं। बाकी चीज़ें रही कि हाँ, भारतवर्ष को यदि मेरी दृष्टि में आप कहें तो अभी हम बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर नहीं है देश। उसमें से एक क्षेत्र है जो इडेबल ऑयल है। आज हम चाहे ऑयल पाम की भी बात करें तो भी उन कंट्रियों से आता है जिन कंट्रियों से फिर वो हमारे यहाँ देश के लिए हथियार और देश को विघटन के और गर्त में आतंकवाद के लिए वो कर रहे हैं। तो मजबूरी है कि देश का तेल वहाँ से आ रहा है, वो पैसा वहाँ जा रहा है। तो आप आत्मनिर्भर बनाना है हमको इडेबल ऑयल के ऊपर। आज हम सिर्फ पाम ऑयल के लिए नहीं, उसके लिए भी प्लांटेशन की योजना बना रहे हैं। आज हम सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों का तेल हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अलग अलग मॉडल के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है, आकर के तुम उठा करके मुंह उठा करके किसी के लिए भी कुछ बोल देता है कोई, मान लीजिए, हालांकि उसकी मानसिकता है, उसके संस्कार हैं, उनको तो हम वो नहीं कर सकते। परंतु आपको थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे हम लोग आज हमने 1 लाख से ज़्यादा किसानों को 19 स्टेट में आज हमने ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला करके उनको अलग तरह के स्किल्ड दिया है। आज हम लोगों ने MSME की तक पूरे देश के अंदर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय हमारे वर्तमान में भी मंत्री हैं आदरणीय गिरिराज सिंह जी का। उन्होंने हमें पीछे NRLM का NRO बनाया संस्था को। NRO बनाने से हमें प्रशिक्षण देने के लिए एक रास्ता खुल गया। हमने पूरे देश के अंदर प्रशिक्षण चलाया, फार्म और नॉन फार्मिंग सेक्टर में हमने काम किया। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि लोग आत्मनिर्भर हो, आजीविका की दृष्टि में देश आत्मनिर्भर हो। जो हम बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट कम हो, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। इस लक्ष्य पर भी हमको काम करना होगा, क्योंकि लोग व्यवसाय की दृष्टि से काम करते हैं, हम समाधान की दृष्टि से काम करते हैं। दृष्टि में यह फर्क है। लोग अपने लिए काम करते हैं, हम समाज के लिए सोच करके काम करते हैं। यह बेसिक फर्क है। सुना है हिंदुस्तान लीवर को एक्वायर करना चाहते हैं एक बड़ी कंपनी को, ताकि कारोबार बढ़े पतंजलि का। कोई एक्वायर क्यों करना किसी को भी? देखो, किसी को एक्वायर करना नहीं करना वो हमारे लिए सब्जेक्ट नहीं है, ना हमारा लक्ष्य भी नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो हम काम करें बेहतरीन करें, प्रामाणिकता के साथ करें और अपने जो हमारी मर्यादाएं हैं, जो हमारी उसूल हैं, उनके साथ करें। तो 1 लाख करोड़ का टारगेट है टर्नओवर बनाने का, जैसे पूरा हो जाएगा। जो भी ये देखो टारगेट, ये वाला टारगेट तो पूज्य स्वामी जी का है। मेरा टारगेट है, जैसा मैंने आपको कहा कि आज आप मुझसे पूछोगे कि आचार्य जी आप एक एक प्रोडक्ट के विषय में बताइए, उनकी क्वालिटी के विषय में बताइए, उनकी प्रामाणिकता के विषय में बताइए। मैं आपको एक एक अक्षरशः बता सकता हूँ, एक एक इंग्रेडिएंट, उस पढ़ने वाले इंग्रेडिएंट की क्वालिटी, उसमें पढ़ने के लिए उसके पीछे की हुई हमारा रिसर्च और उनके वर्ल्ड में पब्लिश्ड जो डेटा है हमारे इंटरनेशनल जितने भी रिसर्च जर्नल में जो छपा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। वह कार्य मेरा है। और उसके लिए जड़ी बूटी के लिए हम किन खेतों से लेते हैं, किन जंगलों से लेते हैं, कितने किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम कितने किसानों से उगा रहे हैं। और आज भी हमारे पास एट ए टाइम पर, यदि आप देखना चाहेंगे, मैं लेके चलूँगा, हमारे पास लगभग 1200 से 1500 टन जड़ी बूटी एक समय पर वहाँ पर मेरे स्टॉक में रहता ही रहता है। वाह। आपने कहा 35-36 साल से बाबा के साथ हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं या होते हैं? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ,
और बिना रुके, बिना थके और सभी विषमताओं में भी, अत्यंत प्रतिकूलता में भी जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता है, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता है, वो है स्वामी राम। हर रोज पंगे होते हैं। अब तक तो दूसरा कोई होता ना 10 बार मर के 10 बार पैदा हो जाता, पर वो बाबा रामदेव है जिसकी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, वो दिलों में न जाने कितने दर्दों को लेकर चलता होगा, परंतु एक क्षण के लिए बिना उसके चेहरे पर, उन्होंने कहा कि मुझे डेली यदि योग का लाइव करना है तो भाई साहब 5 वर्ष होने को है, एक दिन उस व्यक्ति ने नागा नहीं किया। इतनी निरंतरता, इतनी कर्म में तल्लीनता, इतनी कर्म में दृढ़ता, मुझको तो दूसरा व्यक्ति इस धरती में नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज, एक व्यक्ति के अंदर कितने रूप हो सकते हैं। साधु में ढूंढोगे टॉप लेवल के साधु हैं, योग में ढूंढोगे टॉप लेवल का योगी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ढूंढोगे टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एजुकेशन में ढूंढोगे टॉप लेवल के वो एक प्रोफेसर हैं, आप ढूंढोगे व्यवस्था में, व्यवसायिक कार्यों में वो टॉप लेवल के एक व्यावसायिक व्यवस्थापन वाले व्यक्ति भी हैं। तो वीर हैं, क्रांतिकारी हैं, साधु हैं, महापुरुष हैं और सेवक हैं, हर रूपों में आप देख सकते हैं और सही माने में देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि गिनती गिनाने के लिए, हर कार्य में वो एकदम उच्च स्तर पर है, टॉप लेवल पर है। तो चुनौतियां क्या हैं आप लोगों के सामने, पतंजलि के सामने? पतंजलि के सामने चुनौती यदि एक शब्द में मैं आपको कहूं तो जो षड्यंत्रकारी तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो योग और आयुर्वेद को ऊंचा उठता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, वही एक तरह से चुनौती भी नहीं है, हमारा समय बर्बाद करने वाले हैं तब। तो हमको काफी समय जो हम सृजन में लगा सकते थे, हमें उलझन में वो लगा करके रखना चाहते हैं, परंतु उन उलझनों में हम सृजन को कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई बिजनेस राइवल इंटरेस्ट रहा हो किस लोगों का, बिजनेस राइवल? दोनों चीज हो सकती है। देखिए 3 तरह से विरोध होता है। किसी के हित बाधित हो रहे हों, यानी बिजनेस इंटरेस्ट जो जिसको आप जैसे कह रहे हैं, पहले लोग तो होते हैं हित बाधित वाले, जिनके हित बाधित हो रहा है, वो तबका बहुत बड़ा तबका है। उन्हें उद्योगपति हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, अलग अलग तरह की एजेंसियां हो सकती हैं, अलग अलग प्रवृत्ति और मान्यताओं को मानने वाले लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पहला होता है जिसका हित बाधित है। दूसरे वो हैं जिनको किसी की को कोई अच्छा करता हुआ, उनको अच्छा कुछ नहीं करना है, कोई हित बाधित भी नहीं है, परंतु अच्छा होता हुआ सहन नहीं होता। वो कैसे लोग होते हैं, जिसमें कहूँ चंद्रा जी बैठे, अरे चंद्रा जी तो बोले 10 आपकी बुराइयां गिना देंगे, क्यों उनका, अरे कोई आकर कहे नहीं चंद्रा जी तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा उसका भगत होगा इसलिए बात कर रहा। यानी आपको मैं अच्छा बोलूं तो वो सुनने को तैयार नहीं, निकल जाएगा पतली गली से, आपको लेना देना नहीं उसको, ना तो आपको बुराई से ना अच्छाई से। यदि मैं आपको अच्छा बोलूं तो पतली गली से निकल जाता है, मैं बुरा बोलूं अच्छा और क्या बुरा है, एकदम इंटरेस्ट बढ़ता है। वो जो मानसिकता और वो तबका जो है इस देश के अंदर बहुत बड़ा है, खाली है, पर लोगों को बुराइयां सुनने में उनको बहुत मजा आता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो जो और सुन लो, अभी तो और गिना तो तीसरा, 2 तो ये हो गए। तीसरे वो लोग हैं जैसे कहीं मेरा कुछ हो ना हो, दूसरे का तो बिगड़े तो कोई लेना देना नहीं, इनको बस जैसे कहते हैं ना चलती में टांगड़ी मारना और गिराना चलना। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। सही है। तो ये तीनों तरह के तत्व हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे, पर हमारे साथ कुछ ज्यादा लेवल पर हैं, तो कोई बात नहीं, तो तभी तो बड़ा काम हो रहा है। बड़ा काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो, उसमें मेरा मानना है कि थोड़ा सा ब्रांड का इमेज गिरी है, तो इसको रेस्टोर कैसे करेंगे, वापस थोड़ा सा खड़ा करेंगे? देखिए लोगों के भरोसे ने हमें यहाँ पहुँचाया है, लोगों का भरोसा हमको आगे लेके जाएगा, क्योंकि लोग हमारी शक्ति हैं, लोग हमारे विश्वास हैं। हमें अपने कर्मों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और पारदर्शिता के साथ में जो किसी भी तरह से किसी भी चीज में बिना समझौता के हमको आगे बढ़ना है, हम बढ़ रहे हैं। और इसमें भी मैं एक लाइन बता देता हूँ, ज्यादा न करते हुआ, हमारे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट, मतलब उससे आगे कोई कोर्ट होता नहीं है। कोर्ट का सम्मान होता है, पर कभी कभी व्यक्ति का जो बौद्धिक क्षमता होती है उसमें भिन्नताएं होती हैं। और दूसरी बात रही, ये भी बात सही है, कोर्ट कहते हैं कानून से चलता है, और कानून में यदि लिखा है कि ये रोग ठीक नहीं हो सकते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक करो पर बोलो मत। क्यों नहीं बोला? बोला कानून में नहीं लिखा है। हमने कहा भाई जब रोगी ठीक हो रहे हैं तो कानून में जो तुमको करना चाहिए, एक अलग विषय है,
वो तो हम लगे हुए हैं, ठीक कोई हो बात जाएगा। नहीं। पर हमने एक मैंने ये कर दिया होलिस्टिक हेल्थ, और उसके जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर भी मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन ठीक किया है। तो हम काम कर रहे हैं। तो हमारा काम है काम करना, हमारा काम है देश के संविधान नियमों का पालन करना, सबका सम्मान करना। हम कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, सबका रिस्पेक्ट, सबका सम्मान। सही है। फिर भी अपने कार्यों में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य। तो गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए क्या कर रहे हैं, और अच्छा करने के लिए क्वालिटी में? देखिए, गुणवत्ता का सुधार का एक ही मापदंड है, वो है अनुसंधान, कंटिन्यू रिसर्च, और आपका क्वालिटी मॉनिटरिंग। नया को अनुसंधान करो, बने हुए पे क्वालिटी पर आप हमेशा अलग अलग मापदंड के आधार पर उन पर नजर रखो। हम दोनों ही चीज को फॉलो करते हैं, दोनों ही चीज को फॉलो करते हैं, और 100% उसमें कोई किसी तरह का कोई समझौता नहीं करता। आज पूरे देश में आप जो है आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं एक तरह से। तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी सरकार में आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, प्रयास जो हुए हैं वो अद्भुत है। उसके लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके पूरी सरकार, उनके लोगों को हमें बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद का जो वातावरण तैयार हो रहा था, यदि सरकार का आश्रय ना मिलता तो वह वातावरण वहां तक ना पहुंचता। तो ये तो हो गया सरकार के द्वारा जो किया जा रहा प्रयास, परंतु प्रयास अभी करने के लिए बहुत बाकी है, बहुत संभावना है। क्योंकि पूरी दुनिया की दृष्टि में, क्योंकि यदि हम देश की दृष्टि में देखते हैं तो आयुर्वेद के लिए बहुत काम हुआ है। यदि वैश्विक दृष्टि में हम देखते हैं तो अभी आयुर्वेद के लिए बहुत काम होना बाकी है। पतंजलि के कारण से उत्तराखंड सरकार का भी बहुत मान बढ़ा है पूरे देश में। तो क्या लगता है उत्तराखंड सरकार संवेदनशील है इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में? और मैं ऐसा मानता हूं, सरकारें यदि अच्छे कामों में असहयोग नहीं करती हैं तो भी सरकार का सहयोग है। उस ढंग से उसको आप ये मानते हैं। एक नागरिक के नाते आपको कैसा लगता है चीफ मिनिस्टर धामी काम कर रहे हैं? एक नागरिक के नाते अच्छे मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं, और वो सीखते हैं और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। एक आपने महसूस किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा लगता है उत्तराखंड के पूरे के ब्रांड एम्बेसडर, पहाड़ के ब्रांड एम्बेसडर वो हैं। वो आते हैं बार बार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारा उससे उत्थान हुआ ये। तो प्राइम मिनिस्टर का जो योगदान है, उत्तराखंड देवभूमि है। हाँ, उत्तराखंड देवभूमि है, और माननीय प्रधानमंत्री जी संस्कृति के उपासक हैं। तो संस्कृति भूमि, देवभूमि होने की वजह से उनका उत्तराखंड से लगाव है। तो उत्तराखंड से लगाव होने का जो लाभ है तो उत्तराखंड को जरूर मिल रहा है, और वो मिलता भी रहेगा। और उत्तराखंड इतना पॉपुलर आजकल कैसे हो रहा है टूरिज्म वगैरह में, पतंजलि के अलावा? पहले पतंजलि की चर्चा थी, अब टूरिज्म में भी इतने लोग आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी एनसीआर में देखो पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, बहुत भीड़ है, बहुत गर्मी है। उनको लगता है कि पहाड़ों की तरफ चलने से थोड़ी सी जो है सुकून, शांति मिलेगी। तो यहाँ पर जितनी लोगों की अभी रुचि बन रही है, उस हिसाब से अभी हमें व्यवस्थाओं को और बढ़ाने की आवश्यकता भी है। कभी चुनाव लड़ने का मन नहीं हुआ, इतने पॉपुलर हैं आप? सच बताऊं, क्योंकि हमारा वो जो जैसे होता है ना, जैसे आपने कहा ना, हमारी प्रकृति, हमारा नेचर, हमारी सोच वो बहुत कोसों दूर है उससे। जैसे होता है ना, आदमी कुछ आसपास भी हो तो चीज़ों को सोचे। मुझे तो, मैं आपको सच बताऊं, आप चुनाव की बात कर रहे हो, मुझे तो भीड़ में भी मैं सोचता हूँ ना जाना पड़े तो ठीक है। वो आपने मेरे को पकड़ लिया, बैठा दिया, आपने देखा मैं इंटरव्यू वगैरह देता हूँ, नहीं देता हूँ। मुझे रुचि बहुत कम है। सिर्फ मेरा फेसबुक पेज है, भगवान की दया से बहुत फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में बहुत हैं। पर आप मेरे फेसबुक पेज को देखोगे, मेरे ट्विटर को देखोगे, मेरे आप इस सोशल मीडिया के हैंडल को देखोगे, आपको योग, आयुर्वेद, संस्कृति, तीन के अलावा चौथा कुछ ना मिलेगा आपको। तो आप हमारी जो प्रकृति, आप मेरे को कहो कि आचार्य जी हिमालय की यात्रा बनाते, अभी चलना, अभी तुरंत मैं तैयार हूं। मैं ये नहीं पूछूंगा शाम को मीटिंग किसके साथ है, वो मेरा रुचि का विषय है। तो मैं अपनी रुचि के विषय में, भगवान ने मुझे पहुंचा दिया है। मेरा रुचि का विषय है आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, जंगल, खेत खलिहान, पैदल चलना, धक्के खाना। कभी कभी मैं सोचता हूँ, लोग आजकल रील्स बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई भी मेरे साथ एक दिन चले। जैसे मैं अभी 1-2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पहाड़ पर, तो मेरे साथ जाते हैं, दोबारा नहीं जाते लोग।
कहते जी अच्छा जी हम सोचते हैं कि आप एसी में बैठते होंगे, साधन में होंगे, तो मेरे को मजा आता है। मुझे लगता है जो मेरी असली जो विरासत है ना, असली चीज़ें तो वही है, तो हम उसी में आनंदित हैं, मस्त हैं। और एक जीवन इस कार्य में यदि हमने लगा दिया है, इसको और अच्छा करें तो इस जीवन की सफलता, इस जीवन की पूर्णता ये कंप्लीट है। बाबा और आप में एक चीज़ कॉमन है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े मकान, विदेश यात्राएं, ये आपको अट्रैक्ट नहीं करती। जी देखो, गाड़ी बड़ी इसलिए रखनी पड़ती, मैं तो नहीं रखता था। स्वामी जी ने कहा आधा टाइम तो तू गाड़ी में रहता, पहाड़ों में रहता, तू लुढ़क गया तो बचेगा क्या पतंजलि, तो वो हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। बोले गाड़ी ठीक रखा कर। मुझे नहीं पता कि गाड़ी होने से कम थोड़ा बहुत टक्कर टुक्कर लग जाए तो बच जाए, इस दृष्टि से बड़ी गाड़ी है। परंतु जो है इसके अलावा रहना सहना, कपड़े लत्ते, बाकी कोई चीज़ नहीं है। सब सारा जो है जितनी जरूरत है, जितने कम से कम में काम चल जाए। आप अविवाहित हैं, वो तो भाग्य से होता है। अब अविवाहित को भाग्य से होता होगा, परंतु रहने के लिए अविवाहित होना और एक अपने जीवन को, अपने चरित्र को ठीक रख करके जीवन निर्वहन करना, दोनों में बहुत फर्क है। और मैं तो बच्चों को भी, आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, ये नहीं करनी, मैं एक ही बात कहता हूँ, देखो तुम लड़का है, तू यदि तेरे को स्त्री सुख नहीं चाहिए तब तुम अनमैरिड रह ले। यदि तू लड़की है, तेरे को पति सुख नहीं चाहिए, मतलब कि जो जीवन के वासनात्मक पक्ष से यदि आप अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर यह जीवन सर्वोत्तम है। पर यदि आप उन्हीं चक्करों में पढ़ने के लिए बाबा बने तो फिर बर्बादी है। तो माँ के प्रति सुना बड़ा लगाव रहा आपका। माँ से मैं बहुत, माँ से कभी, मैं आपको बताऊं, लगाव होने पर आदमी क्या करता है, लगाव होने पर संबंध को बना करके रखने का प्रयास करता है, बात करता है, पूछता है। मेरे को बहुत लगाव है, इसलिए मैं माँ से बात नहीं करता। वाह। मैं 5-6 महीने में, 3 महीने में कभी मेरी माँ से फ़ोन से बात होती है, मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 1-2 कारण है। एक तो क्या कि मेरे पास बात है नहीं माँ से करने के लिए, ना माँ को मेरे साथ बात करने के लिए कुछ चीज़ है। दूसरी चीज़, मेरी दुनिया से माँ को कोई बहुत, उनको पता है कि बहुत अच्छा कर रहा है। और दूसरी बात यह है, क्योंकि माँ भावुक होती है तो हमें भावुक होने के सिवा कुछ बचता नहीं है, तो इसलिए मुझे पता है माँ है, ठीक है, अच्छी है, भगवान अच्छा रखे, बस इतनी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हम दिल से माँ के प्रति मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इसीलिए हम अपने एजेंडे में, अपने जैसे होता ना आदर्श में, जहाँ भगवान के बाद लोग कहते हैं ना कि माता पिता को साक्षी मान करके, लक्ष्य मान करके मैं काम करता हूँ कि जीवन में जो भी करूँ मेरे माता पिता, मेरी परंपरा, कुल वंश के लिए वह कभी भी उनके गौरव को कम करने वाला ना हो, ये मैं ध्यान रखता हूँ। तो मैं मानता हूँ यदि इतना ध्यान रख करके आप काम करते हो तो माँ बाप के प्रति इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता। ऐसा सुना है कि कहते हैं शास्त्रों में भी कि अगर सांस खत्म हो जाए और तमन्ना बाकी रहे तो अधूरी है मृत्यु, लेकिन अगर तमन्ना पूरी हो जाए और सांस भी बाकी रहे तो मोक्ष। तो आप मोक्ष की ओर हैं। अब भगवान करे ऐसे ही। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, ये तो आप बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, मैं इतना जरूर मानता हूँ कि इच्छाओं के लिए नहीं, इच्छाओं से परे होकर के कर्म में प्रवृत्त हो जाओ तो फिर जो उसका आनंद है, इच्छा रख कर के काम करने वाले कभी नहीं पा सकते। तो मृत्यु और मोक्ष को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप तो उपनिषद पढ़ते हैं, वेदों के विद्वान हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए, एक गहन और गूढ़ विषय है, पर संक्षिप्त में यह है कि आज जो हम जहाँ खड़े हैं ये हमारी अपनी चाहत से खड़े हैं। चाहत अर्थ उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करके उस और प्रवृत्त होने का परिणाम, यानी हमारे विचारों के परिणाम के स्वरूप हम हैं। तो जैसे जैसे विचार भाव स्थिति में हम रहेंगे हम वहीं पहुंचेंगे। तो यदि आप अत्यंत आनंद में स्थित होना चाहते हैं तो संसार की जितने भी जो लिप्तता के, जितने भी जो प्रवृत्ति के जो कारण हैं, उन कारणों से आपको निवृत्त होना होगा। जो कहते हैं ना बंधनों को तोड़ना, वस्तुतः बंधन को तोड़ना का अर्थ ये नहीं है, मैं कहता हूँ तोड़ना नहीं, बंधनों से बचना। तोड़ना तो तब पड़ेगा जब आप बंधन में हो, बचोगे तो तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो आप जीते जी ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आपकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, आपने जीवन को देख लिया है।
तो जब आप उस भाव में आ जाएंगे तो इस दुनिया से चले भी जाएंगे, तो फिर दुनिया में पैदा होने के लिए किसके लिए आओगे? तो दुनिया में तो लालसा से आदमी आता है ना, लालसा खत्म हो गई तो दुनिया में आने का चक्कर भी खत्म हो गया। तो वही मोक्ष है। वो सभी धर्मों में आप देखेंगे कि जो कैवल्य है, ठीक है, वो मरने के बाद में कई लोगों की अलग अलग तरह की कल्पनाएं, कौन सा कहाँ जाता है, कोई स्वर्ग लोक में, कोई वैकुंठ लोक में, कोई 5वें आसमान में, कोई 7वें आसमान में, कोई हुरों में कहीं कहीं पहुँच जाते हैं, वो अलग अवधारणा है। परंतु जाने की अवधारणा यही है कि आप निवृत्ति से ही, अलिप्तता से निवृत्त हो सकते हैं, निवृत्ति से ही संसार से मुक्त हो सकते हैं। ये बात सत्य है। एक आखिरी सवाल ये है, आजकल बाज़ार में नकली आयुर्वेद दवाइयों का एक बाढ़ सी आई हुई है और 2 क्षेत्र बड़े पॉपुलर बिक रहे हैं उसमें। एक तो है कि भाई आपका उम्र लंबी कैसे रहे, एंटी एजिंग जिसे कहते हैं, और एक और इसी तरह का दूसरा क्षेत्र है कि वजन कैसे घटाया जाए। तो ये जो नकली दवाइयों का जो अंबार आया हुआ है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे, और आपके पास कोई है इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन ये है, देखिए इसमें 2 लेवल है जो आपने कहा। मैं आपसे निवेदन करूं, एक तो क्या है कि बड़े बड़े ब्रांड के नाम पर नकलियाँ भी आ रही हैं। पहले तो उनको देखना है कि वो वास्तव में है कि नहीं, उनकी पैकिंग वगैरह देखने से अंदाजा लग जाता है, तो एकदम नाम सुनते ही ना खरीदें। दूसरी बात यह है कि जो कंपनी के नाम से कोई चीज़ मिल रही है, तो वो जो कंपनियां हैं उनके पीछे देखिए कि वो कोई प्रामाणिक संस्था भी है, ऐसे गली चलते हैं। तो ये 2 ऐसे मापदंड हैं जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से चीज़ों को समझ करके कर सकता है, उतावले बने में ना करें। इसी संदर्भ में मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, कि हमारे पास जैसे ऑनलाइन आते चिकित्सा के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमें बड़ी पीड़ा होती है। वो फर्जी साइटें इतने लोगों की हैं, तो हम कहते हैं भाई सावधानी से करो। सावधानी में भी ना समझ में आ रहा है। सुबह सुबह आस्था चैनल के अंदर में, बाकी चैनलों में हमारे स्क्रॉल चलता रहता है, सारे नंबर चलते रहते हैं, या हरिद्वार फ़ोन कर करके प्रामाणिकता से पता कराएं। तो हमें जल्दबाजी में नहीं जाना है, उतावलेपने में नहीं जाना है। यानी कि हमें पीड़ा है, हमें बीमारी है, हमें समस्या है, हमको उसको दूर करना है, पर दूर उतावलेपन से नहीं, जल्दीबाजी में नहीं, असावधानी से नहीं। असावधानी, जल्दीबाजी और उतावलापन करेंगे तो समस्या का समाधान तो नहीं होगा, आप एक और समस्या से घिर जाएंगे। इसलिए चाहे वो सामान है, चाहे कोई औषधि है, चाहे इवन आपको चिकित्सा आदि का लाभ लेना है, तो सावधानी से आप लें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए साधु सावधान, सावधानी सब जगह चाहिए। तो विदेशों में आप सुना पतंजलि को ले जा रहे हैं, कोरिया वगैरह, और इधर क्या रेस्पॉन्स है? विदेशों से लोगों की उत्कंठा बहुत है। हाँ। जैसे कोरिया गवर्नमेंट ने हमको कहा कि हम जगह दे देंगे, खोल लो, पर वो संपर्क, निरंतर कोऑर्डिनेशन वगैरह की दृष्टि से एक अच्छी टीम चाहिए। तो हमने शिक्षक बना दिया, छोड़ दिया, पर जितनी उनकी अभिलाषाएं हैं उसको उस रूप में हमें जो देना चाहिए, अभी हमें काम करना बहुत बाकी है। तो वैसे तो हमारे योग संगठन जो है, अभी हम देख रहे थे, लगभग यहाँ पर ही मैं देख रहा था, एक दिन लिस्ट मंगाई मैंने, जो हमारे यहाँ जो रेजिडेंशियल व्यवस्था में आकर के चिकित्सा कराने वाले लोगों में लगभग 80 देशों के लोग हैं। यानी 80 कंट्री के तो लोग पतंजलि में आकर के चिकित्सा करा करके जा चुके हैं। तो जो यहाँ हो करके गया, जिसने स्वयं लाभ पाया, यदि मैं उसको कहूँ कि भाई तेरे देश में कुछ करना है, तो अवश्य वो कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो डायरेक्ट भी संगठनात्मक रूप से जो काम कर रहे हैं, उनमें भी काफ़ी देश हैं, पर अभी काम करना बहुत बाकी है। लोग लालायित हैं, पर हम कब उनकी लालसा को पूरा कर पाएंगे, अभी हम ये नहीं कह सकते। तो जड़ी बूटियों में आप जीवन सारा व्यतीत कर रहे हैं, तो उपनिषद, वेद, इसमें आप प्रकांड पंडित कैसे हुए? फिर इतना समय कहाँ मिला? देखिए, प्रकांडता की बात तो मैं नहीं कह सकता कि मैं आप कह के प्रकांड पंडित। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने शास्त्र को पढ़ा है, मुझे शास्त्र के प्रति निष्ठा है, मैं शास्त्रों पर विश्वास करता हूँ। हाँ, जितना जीवन के लिए, जितना अपने बोध के लिए जरूरी है, उतना शास्त्रों का मैं स्वाध्याय भी करता हूँ। बहुत अच्छा। देश को, राष्ट्र को आज आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो रिसर्च को, ज्ञान को, वेद को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। समय निकाला। प्रणाम। थैंक यू सो मच।